चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थलाकृति, मरुस्थल, यहाँ देख रहे हैं स्थलाकृतियाँ, मरुस्थल, प्रवाल भित्ति और ज्वार भाटा। प्रवाल भित्ति को कोरल रीफ के नाम से भी जाना जाता है। स्थलकृति किसे कहते हैं बता सकते हैं? तो स्थलकृति जिसके अंतर्गत पृथ्वी, अन्य ग्रहों, क्षुद्र उपग्रह, सतह के आकार एवं आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हो उसी को स्थलाकृति कहते हैं। क्लियर? प्रवाल भित्ति कोरल रीफ को कहते हैं। ज्वार भाटा जो कि समुद्र में आते हैं, महासागरों में आते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मरुस्थल रेगिस्तान एरिया को, जहाँ पे बालू है, जहाँ पे पानी ना हो, उस चीज़ को कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन, और थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, वन लाइनर है वन लाइनर की तरह, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में क्या हो रहा है कि मेरा भी टाइम चला जा रहा है, आप लोग का भी चला जा रहा है और वीडियो बन भी नहीं रहा है, तो फास्ट चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? तो वो होता है गॉर्ज का। अब गॉर्ज क्या है आगे तो जान लीजिए। तो गॉर्ज का मतलब ही होता है कि एक तरह से ये भौगोलिक संरचना है जिसे हम महाखंड कहते हैं। गॉर्ज को महाखंड के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते हैं, महाखंड कहते हैं। और ये गॉर्ज जो है, याद रखिएगा, भी आकार का आपको दिखेगा। ठीक है, भी आकार का। और ये पता है नदी के माध्यम से ही बनाया जाता है, मतलब नदी के माध्यम से ही बनता है गॉर्ज। और गॉर्ज का अगर देखा जाए तो संकीर्ण एक घाटी के रूप में बन जाता है जो कि नदी के माध्यम से बनता है। जैसे कि आपको उदाहरण दे देते हैं गॉर्ज के उदाहरण के रूप में, या महाखंड के उदाहरण के रूप में देते हैं कि हिमालय का सिंधु क्षेत्र जो कि सिंधु नदी एक सिंधु गॉर्ज भी है। ठीक है, सतलज का महाखंड है। सतलज का महाखंड मतलब सतलज नदी का गॉर्ज है, महाखंड को ही गॉर्ज कहते हैं, ये जान लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का गॉर्ज है। क्लियर? और याद रखिए, सबसे अगर गहरा पूछे तो सिंधु नदी द्वारा निर्मित किया गया सिंधु गॉर्ज, उसी को कहते हैं गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब ही होता है कि नदी के माध्यम से जो बन सकता है, घाटी बन जाए, उसे हम गॉर्ज कहते हैं। और घाटी का आकार जो है, गॉर्ज का आकार भी आकार का होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए, नदी के आपर्दन से बनी स्थलाकृति है तो उसे गॉर्ज कहते हैं। तो गॉर्ज बोलते हैं। क्यों? अपर्दन का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए, अपर्दन का मतलब ही होता है, जैसे कि सुन लीजिए, जल हुआ, पवन हो गया, हिम हो गया, इत्यादि के एक जगह से दूसरे जगह पर जाना जो है, उसी को हम अपर्दन कहते हैं। मतलब नदी के बहाव से चल जाता है दूसरे जगह, तो वो गया उस जगह पे तो गड्ढा होते जा रहा ना, खाली होते जा, उसी को तो कहते हैं अपर्दन। और वही गड्ढा बन गया तो बन गया गॉर्ज, जो कि नदी के माध्यम से बनता है। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, तो ये है प्राकृतिक तटबंध। अब लीजिए, आपर्दन पढ़े कि भाई नदी के बहाव जो है पवन से हो, जल से हो, हिम से हो, इत्यादि से बहकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो आपर्दन हो गया। अब निक्षेपण क्या हो गया? तो निक्षेपण भी वही है, बस एक छोटा सा चेंज है। कैसे? तो निक्षेपण का आगे सुन लीजिए। निक्षेपण का मतलब है कि हवा, पानी, समुद्र या बर्फ द्वारा लाए गए तलछट का जमा होना, मतलब तलछट मतलब तट के किनारे जमा होना, उसी को कहते हैं निक्षेपण। क्लियर हो गए? तो वही पूछ रहा है कि नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाएगी? प्राकृतिक तटबंध कहलाएगी या तटबंध कहलाएगी? तट हो जाएगा, लाया गया ना, किसी मिट्टी को लाया गया, जो भी लाया गया वो किनारे खड़ा कर दिया गया, वो हो गया। अपर्दन से क्या हुआ? मिट्टी को दूसरे जगह ले जाएगा, और जो दूसरे जगह गया उस जगह पे जो मिट्टी जहाँ से गई वहाँ पे जो गड्ढा बना उसी को गॉर्ज कहा गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे। अब देखिए, जड़ोड़ पंख कहाँ निर्मित होता है? तो जड़ोड़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में निर्मित होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए, जड़ों की मिट्टी का मतलब एक जगह जमा हो जाना, उसी को कहते हैं। तो एक जगह जमा हो गया ना, तो एक तरह से मतलब पहाड़ के तलीय जो क्षेत्र है वहाँ पे जमा हो जाता है, उसी को कहा जाता है जड़ों पंख का द्वारा निर्मित होना। अब देखिए, एक शंकरी मतलब संकीर्ण के रूप में, शंकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कैनियन के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, संकीर्ण है, गहरी है, ये दोनों है तो भी गॉर्ज कहलाता, लेकिन यहाँ पे लग गया तीव्र ढाल युक्त, मतलब सीढ़ी नुमा बन गया। तो ढाल युक्त किनारे वाली नदी जो घाटी बन गई, उसका नाम होता है कैनियन। बस इतना ही अंतर है गॉर्ज और कैनियन में।
कैनियन क्या होता है कि बस तीव्र ढाल युक्त हो गया, मतलब सीढ़ी नुमा जैसे ढलकाव भी बन गया, गहरा तो है ही, संकीर्ण भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि वो तीव्र ढाल जैसा ही हो जाता है, इसलिए कैनियन कहला गया। और यही अगर गॉर्ज क्या हुआ, सिर्फ संकीर्ण और गहरा हो गया, एक घाटी बन गई, तो वो गॉर्ज हो गया। ठीक है, दोनों कैनियन और गॉर्ज का अंतर समझ गए ना। चलिए आगे सवाल है कि अपरदन के समान चक्र में, ठीक है, पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति क्या कहलाती है, तो विसर्प कहलाता है। विसर्प होता है, विसर्प होते हैं, तो विसर्प को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता है अध, लिख देता है अध या अथक लिख देता है। ठीक है, अध कर्तित विसर्प बोलते हैं। यहाँ पे कर्तिक होना चाहिए, क लगना चाहिए था, यहाँ पे कर्तित कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। तो कर्तित विसर्प हो गया। अब विसर्प है क्या, ये शब्द आप सुनिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। विसर्प क्या है, तो विसर्प एक याद रखिएगा, विसर्प जब देखिएगा तो ए सकार का होगा। ठीक है, ए सकार का आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे विसर्प को इंग्लिश में बोलते हैं मेंडर। ठीक है, मेंडर बोलते हैं, आप ये भी जानते हैं। विसर्प क्या होता है कि नदी द्वारा बनाए गए आपर्दनात्मक स्थल रूप को कहते हैं। आपर्दन मतलब अभी जस्ट पढ़े थे कि जो कि नदी द्वारा जो जगह, जहाँ से मिट्टी ले जाएगी वहाँ पे जो जगह बनेगा, क्या बनेगा, घाटी के रूप में बन जाएगा, उसी को कहते हैं। तो यही विसर्प है। और विसर्प में ही दोनों आते हैं, कौन, गॉर्ज, उदाहरण बता रहा हूँ, गॉर्ज और कैनियन देख रहे हैं, तो ये विसर्प का ही हिस्सा माना जाता है, ये भी जान लीजिए। बस आकार के कारण दोनों, मतलब गॉर्ज का नाम अलग हो गया, विसर्प का नाम अलग हो जाता है, और कैनियन का नाम अलग हो जाता है, बस इतना ध्यान लीजिए। तो ये सब जो है ये बड़े स्तर पे विसर्प हो गए, मेंढर हो गए, और गॉर्ज ये सब और कैनियन ये सब छोटे छोटे हैं, तो इसी के उदाहरण माने जाते हैं, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, समझ गए विसर्प के बारे में। अब विसर्प का उदाहरण तो बता दिया मैंने, चलिए आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे संप्राय है, संप्राय के जगह पे संप्रदाय दे देता है कभी कभी। ठीक है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो ये जानते हैं, अवस्था बोला जाता है। जिनार अवस्था को मतलब होता है अपर्दन, याद रखिएगा, अपर्दनात्मक रूप से होता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके जगह पे अपर्दन दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, टिक लगा के आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कौन नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, तो यही तो नहीं है नदी विसर्प। नदी विसर्प कैसे होगा, विसर्प तो है अपर्दन, क्योंकि अपर्दन के माध्यम से बना है विसर्प, इस आकार का बना है। ठीक है, पिक्चर देखिएगा। और निक्षेप का मतलब ही होता है कि किनारे जाके जो नदी द्वारा लाया गया मिट्टी, या नदी द्वारा लाया गया पहाड़, या नदी द्वारा कुछ भी लाया गया किनारे जाके खड़ा हो गया, उसको ना निक्षेप कहते हैं, है ना। निक्षेपण पढ़े थे, अपर्दन पढ़े, तो उसमें आत्मक खाली लगा दिया है, और क्या अंतर कुछ नहीं है। तो निक्षेपात्मक का मतलब होता है स्थल रूप, आपका नदी नहीं होगा। यहाँ पे होता तट, तो होता कि हाँ तट है, तटबंध है, तो सही होता। यहाँ पे अपर्दन लिखा रहता तो आपका विसर्प होता, लेकिन इसी में तो क्वेश्चन घुमा दिया कि निक्षेपात्मक स्थल नहीं है तो नदी विसर्प नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। आगे चलेंगे। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे लेविक या तटबंध के रूप में जानते हैं। और सही बात है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से जो बनाए गए बांध हो गए, बांध कहिए या तट कहिए, ठीक है, बांध बनाए गए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो उसे तटबंध के नाम से कहिए या लेविक के नाम से कहिए, एक ही है। ठीक है, तटबंध का ही दूसरा कह दीजिए, लेविक नाम रख दीजिए। अब देखिए, नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जड़ों मिट्टी का भंडार कहलाता है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं डेल्टा। अब सही बात है, देखिए नदी द्वारा निर्मित जो है बहुत सारा स्थल कृतियाँ हैं, जैसे डेल्टा हो गया, जलप्रपात हो गया, घाटी हो गया, नदी वेदिका हो गया, जल कर्तिका हो गया, ये सब बहुत सारा जो है, ये सब स्थल कृति है जो कि नदी द्वारा निर्मित हुआ है, जिसमें से डेल्टा का नाम आप अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। तो देखिए, तो नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है, अब सोचिए सारा नदी जाके समुद्र में तो ही गिरती है, ठीक है, समुद्र में गिरती है, जो त्रिकोणीय रूप से जड़ों मिट्टी का भंडार कहलाता है, तो डेल्टा
को ही कहते हैं। देखिए जहाँ पे नदी गिरेगी ना, और नदी में जाने से पहले समुद्र में गिरती है, उससे पहले आप डेल्टा का नाम सुनेंगे, सुंदरबन डेल्टा हमारा। तो वहाँ पे क्या है, जरूर मिट्टी ज़्यादा मिलता है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि जरूर मिट्टी का जहाँ भंडार मिलेगा उस क्षेत्र को कहेंगे डेल्टा। बस इतना जान लीजिए कि नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है, तो उसे ज्वार नदमुख कहते हैं, है ना, ज्वार नदमुख कहते हैं। और ये डायरेक्ट पूछता है तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, काहे कि कर चुके हैं। भी आकार की घाटी कौन बनती है, तो भी आकार की घाटी हमारी नदी बनती है ना। और भी आकार की घाटी को हम बोलते हैं गौज, जो कि भी आकार का ही दिखता है गौज, तो ये नदी का ही रूप है ना गौज। चलिए यहाँ पे नदी गौज कर देता तो ज़्यादा आंसर अच्छा होता। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पेनी प्लेन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, पेनी प्लेन के रूप में जानते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए नॉर्मली सोचिए ना कि बह के आएगा किसी भी चीज़ को और वहाँ पे आकृति विहीन मैदान बन जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन ही के रूप में हो जाएगा ना। इसमें वन लाइनर में यही एक जो है हार्ड आता है और इससे क्वेश्चन बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा। बहुत लोग बोलते हैं कहाँ से आता है क्वेश्चन इसी से आता है। पवन के अपर्दनात्मक, ठीक है, कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक में जैसे बहुत बांटा हुआ है उसे 3 फलक आगे बताएंगे। 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैल के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम कहते हैं ड्राई कांटर के रूप में जानते हैं। और ड्राई कांटर को पता है, ड्राई कांटर को ही कहा जाता है छात्रक शैल। छात्रक शैल कहने का मतलब आप सुने होंगे कि छात्रक शैल कहने का मतलब है कि रेगिस्तान क्षेत्र में बना हुआ होता है। आप कभी कभी देखिएगा कि ऊपर से जाएगा, मतलब नीचे से एकदम पतला रहेगा। रेगिस्तान का जो देखिएगा कभी कभी तो यहाँ से ऐसे पतला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके एक छाता के जैसा बन जाता है, छत्रक के रूप में बन जाता है। और देखिएगा नीचे से कि कभी भी गिर सकता है ना। तो उसी को कहा है ड्राई कांटर, जिसे हिंदी में छात्रक शैल कहते हैं, जो कि रेगिस्तानी एरिया में मिलता है ये आपको, है ना। चलिए कोशिश मैंने किया है पिक्चर बनाने का, लेकिन बना नहीं है बढ़िया, लेकिन समझाने की कोशिश किया था इसलिए, ठीक है। अब देखिए छालन झील जो है उसे क्या कहते हैं, छालन झील है क्या, तो ये परिव्यक्त नदी मोड़ है। पहली बात कि छालन झील का 2 नाम है। आगे तो इंग्लिश नाम आपके सामने है, जिसे ऑक्सबो बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोला जाता है, जिसे ऑक्सबो झील भी बोल सकते हैं। और एक और नाम आता है जिसे गोखुर झील का नाम सुने होंगे, है ना, गोखुर झील का नाम सुने होंगे। तो गोखुर झील, तो गोखुर झील हो, छालन झील हो या ऑक्सबो झील हो, ये सारे झील एक ही नाम है तीनों का, याद रखिएगा। और ये है क्या, तो परिव्यक्त नदी मोड़ है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका आकार जो है यू आकार का आपको दिखेगा। बस इतना जान लीजिए, कैसा, यू आकार का दिखेगा। ये भी एक तरह से विसर्प का ही हिस्सा माना जाता है। उदाहरण मैं ले लूँ तो उदाहरण में आप जानते हैं बिहार का नाम सुने होंगे, तो बिहार का बेगूसराय क्षेत्र का कांवर जो झील है बेगूसराय में, कांवर जो झील है, याद रखिएगा, ये इसी का जो है माना जाता है, किसी का, गोखुर झील का ही एक जो है रूप माना जाता है। और ये सही है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र को दलदली क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिए। देखिए चाप झील विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं, तो मध्य मार्ग के हैं। ये डायरेक्ट मार्ग पूछता है कि चाप जो झील देख रहे हैं, विसर्प नदी घाटी देख रहे हैं, जो कि किस भाग के लक्षण हैं, तो मध्य मार्ग के हैं। रेगिस्तानी भागों में वरखानों की 2 समानांतर श्रेणी के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाते हैं, तो गाशी कहलाते हैं। अब पता है ये सबसे बड़ी बात, कारवा मार्ग क्या है, तो कारवा मार्ग एक जो है गाशी है, ठीक है, गाशी है, जो कि आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में ये मिलेगा। ये क्लियर हो गया। और रेगिस्तानी क्षेत्र में पता है एक रास्ता बनता है, मतलब आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में एक रोड जैसा आपको दिखेगा, उसी को बोलता है 2 समानांतर श्रेणी के मध्य हो जाती है गलियारा के रूप में, जो क्या कहलाता है, गाशी कहलाता है। कि आराम से मतलब व्यापार के मामले में ऊँट कैमल ये सब जा सके उस मार्ग से। लोयस जमाओं के अति बृहत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, तो उत्तरी चीन में मिलते हैं। लोयस जमाओं के अति बृहत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं,
तो उत्तरी चीन में मिलेगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा में या बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को कहा जाता है लोयस। निक्षेपण का मतलब आप पढ़े थे ही कि किसी भी चीज़ को उड़ा कर लाना, पवन के माध्यम से हो, हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से कहिए या किसी भी रूप से हो, अगर आकर किनारा बन जाए, तट बन जाए या ऊंचा बांध के जैसा हो जाए तो उसी को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण से ही बना था, जो कि रेगिस्तान आप देखे होंगे ऐसे ऐसे टीले जैसा कभी कभी होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रास्ता उस पर चलने का दिखाया होगा, फिल्म उन्हीं में देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा जो उड़ाई गई रेतों की बड़ी मात्रा में एक निक्षेपण द्वारा एक निर्मित हो जाता हूँ, जैसे निर्मित नहीं हो जाता, ऊंचाई जैसे एकदम ऊंचा बालू का जो है पहाड़ जैसा बन जाता है ना, तो उसी को लोयस कहा गया। बस इतना जान लीजिए डायरेक्ट। मरुस्थलीय भागों में अशामिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों, देखिए अशामिक वर्षा से बनी एक अल्पकालिक झील है, ठीक है। झीलों के सूखे जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लाया कहा जाता है। बस इतना जान लीजिए, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे तो लोयस का निर्माण होता है पवनों से। आप अभी जस्ट पढ़े थे ऊपर कि मरुस्थल क्षेत्र में पवन द्वारा उड़ा के लाई गई रेत बड़ी मात्रा में निक्षेपण से निर्मित होती है, उसे ही लोयस कहते हैं। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोयस का निर्माण कैसे होता है, तो पवन के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। अब देखिए चंद्रकार जिसे आप आगे चलिए बताएंगे। चंद्रकार बालू के टीलों को कहा जाता है, तो उसे वरखाना भी कहा जाता है। तो याद रखिए चंद्रकार बालू के टीलों को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो वरखाना कहते हैं। मतलब चंद्रकार जैसे चांद जैसा, आधा चांद जैसा बनता है, ठीक है। देखते नहीं है रेत आधा चांद जैसा, ऊंचा ऐसे जाएगा वैसे ढलते हुए चल जाएगा, रेत का एकदम टीला बन जाता है ना, जो कि अभी ऊपर पढ़ाए थे हम आपको, तो वो उसी को कहते हैं वरखाना। अभी वरखाना शब्द भी इस्तेमाल किए थे ऊपर, तो आप समझ जाइए। अब देखिए अपर्दन से और भी क्लियर कर लीजिए। अपर्दन के किस कारक द्वारा वरखाना का निर्माण होता है, तो पवन द्वारा होता है। अब जो टीला बनता है, देखिए लोयस का भी टीला जो बनता है पवन द्वारा ही बनता है। आगे चलिए, अपर्दन के किस कारक द्वारा जीवजेन का निर्माण होता है, तो पवन द्वारा ही होता है। देखिए वरखाना हो या जीवजेन हो, इन दोनों का निर्माण जो है पवन द्वारा ही होता है। और याद रखिएगा ये अपर्दन के कारक होते हैं। देखिए अस्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो सागरी लहरें द्वारा होता है। तो अस्टैक स्थलाकृति पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा बताना भूल गया मैंने, वरखाना और जीवजेन, ठीक है। बरखाना क्या होता है कि रेत का टीला हो जाता है, जो कि मुख्य रूप से एक दिशा में आने वाली हवा की क्रिया द्वारा ये निर्मित होता है वरखाना, ठीक है, ये जान लीजिए। और जीवजेन जो होता है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक स्थल रूप है, बस यही जान लीजिए, जो कि पवन द्वारा ही ये भी बनता है, ये भी बनता है। ये बताना जरूरी था, बता दिए। अब देखिए ये सवाल है कि अस्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो सागरी लहरों द्वारा ही होता है, बस इतना जान। आगे सवाल है कि हवा के तेज वेग से बने रेतीय टीलों को कहा जाता है, क्या कहते हैं, डेयून कहते हैं। क्या कहते हैं, डेयून कहते हैं, जिसे मरु टिब्बा कहा जाता है। तो समुद्र में बहिर्वृष्ट, ठीक है, बहिर्वृष्ट कहिए भूमि कहलाती कौन है, तो प्रायद्वीप है। अब बात सही बात है, प्रायद्वीप वही ना, समुद्र के किनारे वाले जो हिस्से, समुद्र नीचे चल जाता है, जमीन दिखने लगता है, उसी को बोलिए, है ना। ये अपना तरीका है याद करने का। अब देखिए चूने के मतलब चूने के पत्थर की बात कर रहा है। चूने के पाषाणी मतलब पत्थर स्तंभ को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, बताइए। तो उससे क्या कहते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए आशुताशम बोल दीजिएगा, ये सबसे शुद्ध उच्चारण में है और यही सही है। गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है, तो वो बनती है कोल्डेरा झील बनती है। तो ज्वालामुखी के गतिविधि होने से, ज्वालामुखी अगर गतिविधि कर दे तो किस प्रकार का झील बनेगा, कोल्डेरा झील बन जाएगा। यही कहिए नदीमुखी कहलवाएगा। मतलब अगर सोचिए कि आधे घिरे हुए हैं तटीय जल समूह का, जिसका खुले समुद्र से जो होता है, खुले समुद्र से क्या होता है, निर्वाध है, जल प्रवाह होता है।
मतलब निर्बाध जल प्रवाह हो तो आप समझिए क्या कहेगा, नदीमुख कहिएगा, नदीमुख ही है ना वो। ठीक है। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है, तो मरुस्थल में मिलेगा। गारा स्थलाकृति अगर पूछ दे तो आप बता दीजिएगा मरुस्थल में। गारा या छत्रक जो है शिला, छत्रक शिला कहिए, गारा कहिए, या आप क्या पढ़े थे, डांट कांटर बोलिए, का निर्माण किस कारक द्वारा होता है, तो पवन द्वारा ही होता है। ये सब पवन द्वारा ही होता है क्योंकि मरुस्थल से संबंधित है। सिफ का निर्माण होता है तो पवन से ही होता है, सिफ का भी निर्माण पवन से ही होता है, ये डायरेक्ट पूछता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरे वेसी जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियाँ गिरती है, किस नाम से जानी जाती है, तो उसे वालसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वालसन के नाम से जानते हैं। आगे सवाल बनता है कि अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव किस नाम से जाना जाता है, तो बालू का स्तूप का जो है खिसकाव को ही कहा जाता है, धूल दानव। अब पता है कि ये कहाँ से संबंधित है, तो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से। तो सहारा जो रेगिस्तान है, क्षेत्र है, उसे धूल दानव के नाम से जाना जाता है, ये आप जान गए। और जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि बालू का जो स्तूप बना होता है वो घिसकता है इसलिए। ठीक है, चलिए। अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ, कैलिफोर्निया में। तो जैसे ही आपसे पूछे अमेरिका का डेथ वैली जो है कहाँ अवस्थित है, तो हम बताएंगे कैलिफोर्निया में। ड्रमलिन क्या है, ड्रमलिन क्या है पता है, अंडाकार पर्वत है। तो ड्रमलिन पूछेगा ना तो अंडाकार पर्वत बता दीजिएगा। ठीक है। अब अंडों की टोकरी स्थलाकृति संबंधित है कहाँ से, तो ड्रमलिन से, क्योंकि ड्रमलिन क्या है, अंडाकार पर्वत है। तो ये अंडों की टोकरी किसे कहा गया है, तो ड्रमलिन को कहा गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। भेड़ पीठ सैल, भेड़ पीठ सैल कहिए या रॉस मुटोने कहिए, का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो हिमनद द्वारा होता है। कैसे होते हैं, हिमनद के माध्यम से होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो या भेड़ पीठ सैल बोले या रॉस मुटोने बोले, इसका निर्माण जो है हिमनद से होता है। अब देखिए, भेड़ पीठ सैल की बात करें और रॉस मुटोने का निर्माण जो है हिमानी की किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो अपर्दन प्रक्रिया द्वारा ही होती है। भेड़ पीठ सैल की बात करें या रॉस मुटोन का निर्माण की बात करें, अगर पूछ दे कि हिमानी की जो प्रक्रिया होती है जो इन दोनों इसके लिए, ठीक है, तो किस माध्यम से करते हैं, अपर्दन द्वारा होते हैं। आगे सवाल पूछता है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा यू आकार की घाटी पाई जाती है, ये भी पूछता है। ठीक है। आपसे पूछेगा मोरेन बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं मोरेन। ठीक है, मोरेन बनते हैं, भील पीठ सैल है, ये सब जो है हिमानी क्षेत्र से ही, हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। आगे सवाल है हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं, तो हिमनद द्वारा ही निक्षेपित भी होते हैं। अपर्दन होगा तो निक्षेपित भी होगा, ये भी जान लीजिए। अब देखिए, लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी क्षेत्र में ही लटकती हुई जो है पहाड़ियाँ आपको दिखेगी। ठीक है, लटकती हुई जो है आपको दिखेगा घाटी, लटकती घाटियाँ कहाँ आप दिखेगा, तो आपको हिमानी क्षेत्र में ही, ये सब क्षेत्र में ही दिखेगा। हिमानी है ना, बर्फ़ का मामला है। हिमानी क्षेत्र में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार क्या कहलाती है, तो एरिड कहते हैं। पूछता है कि एरिड क्या है, एरिड का मतलब क्या है, आप बताइए। ज्योग्राफी में एरिड शब्द जो आप सुने तो क्या है, तो वो है हिमानी क्षेत्र में एक कंघीनुमा जो है, कंघीनुमा जैसा दिखता है। ठीक है, एक नंगा चट्टान है, उसी को कहते हैं एरिड। बस इतना जान लीजिए। आगे सवाल है टोम्बली स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो सागरीय तरंगों द्वारा होता है। किसके द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा होता है। ठीक है। पिंगो स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हम बताएंगे परिहिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमानी क्षेत्र में तो होगा, एक्स्ट्रा परी लग गया, तो परिहिमानी क्षेत्र में होगा, पिंगो स्थलाकृति आपको पाई जाएगी। ठीक है, पिंगो स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाएगी, तो परिहिमानी क्षेत्र में पाएगी। ठीक है। आगे सवाल है फ्योर्ड क्रम से निर्मित होती है, तो फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होती है, तो समुद्री तरंग से निर्मित होती है। कास्ट प्रदेश, अब देखिए फ्योर्ड तो आप जानेंगे समुद्री तरंग,
अब कास्ट प्रदेश किस देश में स्थित है? तो यूगोस्लाविया में है। यूगोस्लाविया बोल दीजिएगा। अब लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो कास्ट क्षेत्र से ही तो है। कास्ट प्रदेशों में डो लाइन बोला जाता है। डो लाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भागों के खुल जाने से निर्मित छिद्र को कहा जाता है, पता है, कास्ट खिड़की। मतलब अगर मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा खुल गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कास्ट खिड़की। बस इतना जान लीजिए। चूना प्रदेश को ही कास्ट प्रदेश कहते हैं, ये भी जान लीजिए। में पाए जाने वाले किप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो घोल रंध्र कहते हैं। अब देखिए किप आकार जैसा होगा, किप जैसा, किप का देखेंगे कि ऊपर से थोड़ा खुला और नीचे की ओर पतला जैसा रहता है, उससे रहता है। किप के आकार के गर्त को कहते हैं घोल रंध्र कहते हैं। कास्ट प्रदेश में कंदारा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो पोनोर कहते हैं। पोनोर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोनोर कहते हैं। ठीक है, यही तो पूछ रहा था। अब से देखिए घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिंक हॉल्स होते हैं, याद रखिएगा। किस नाम से जाने? तो डो लाइन के नाम से जानते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर। आपसे पूछेगा युवाला कहाँ मिलते हैं? तो चूना पत्थर प्रदेश में, मतलब कास्ट प्रदेश में मिलते हैं। देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, ये इसको, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे देखिए लेक्टाइट, ठीक है, और तथा स्टेलेक्माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंदारा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदारा स्तंभ कहा जाता है। ये डायरेक्ट पूछता है, कंदारा बोलिए, कंदरा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कंदारा ऐसे परफेक्ट है। स्टेलेग्माइट और स्तंभ किसके भू आकृति निक्षेपण है? तो भूमिगत जल के निक्षेपण है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो किसके हैं? तो भूमिगत जल के भू आकृति निक्षेपण है। ये जान लीजिए, ये तीनों, ठीक है। अब देखिए सवाल पूछता है कि आंधी घाटियाँ कहाँ मिलती है? तो चूना प्रदेश में, कास्ट प्रदेश में, याद रखिएगा आंधी घाटियाँ, ठीक है। आकाशीय स्तंभ कहा जाता है, किसे कहा जाता है आकाशीय स्तंभ? तो इसे स्टेलेक्टाइट को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अंग्रेजी का गीजर शब्द बना है, तो किसका? गेशिर का। मतलब अंग्रेजी का गीजर जो शब्द बना है वो गेशिर से बना है, ये जान लीजिए। आपसे और पूछेगा कि ग्रेशिर ऐसे बोलते हैं, ग्रेशिर भी बोलते हैं और गेशिर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेशिर जो है किस द्वीप का महान गीजर है? तो वो है आइसलैंड का महान गीजर माना जाता है ग्रेशिर। ओल्ड फेथफुल, ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट मतलब 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। आगे सवाल है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उस गर्म पानी के झरने को क्या कहते हैं जिसमें गर्म पानी भापीय दबाव के कारण धरातल पर वेग से निकलता है? तो गीजर कहलाता है। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो सीताकुंड में है। सोचिए सीताकुंड में, आपको याद रखिएगा, गीजर जो होता है वो भारत के किस बिहार प्रांत में स्थित है? तो सीताकुंड में स्थित है। ये पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका नाम है। सीताकुंड में है ना गर्म पानी जैसा, देखे होंगे, राजगीर में जाइए। कौन संसार का सबसे बड़ा जो है पताली जल का बेसिन है? तो ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन को कहा जाता है। और संसार का सबसे बड़ा पताली जल बेसिन है, याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया का बृहत बेसिन है। समुद्र में वही वृष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीप, ये तो हम पढ़ चुके हैं। क्या सवाल है? तो कोपाक्वाना पुलिन अवस्थित कहाँ है? तो रियो डी जेनेरी में। कोपाक्वाना पुलिन जो है अवस्थित है रियो डी जेनेरी में। आगे सवाल है कि जल निर्गम छिद्र, ठीक है, निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाता है या पाए जाते हैं? तो चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस तरह का, ठीक है। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के
कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगते हैं तो उससे कहते हैं क्या, कूप कहा जाता है। कूप माने कुआं। तो क्या कहते हैं, उत्क्षुप्त कुआं कूप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उत्क्षुप्त ऐसे ज़्यादा बढ़िया बोला जाता है। आगे सवाल है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग मरुस्थल है, तो 5 भाग जो है हमारा मरुस्थल है। आपसे पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा रेगिस्तान है ना, सबसे बड़ा संसार का। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो थार है। दक्षिण एशिया का जैसे शब्द आएगा तो थार को टिक लगाइएगा। अगर संसार का सबसे बड़ा पूछेगा तो सहारा को लगाइएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। ये सवाल पूछता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में। और पूछता है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान भी आ जाता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। आगे पूछता है कि नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो सूडान में है। सूडान में कौन सा मरुस्थल है, ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि सूडान में कौन सा मरुस्थल है, तो नुबियन मरुस्थल स्थित है, बस इतना जान लीजिए। अब ये सवाल पूछता है कि अलगेज़िरा रेगिस्तान किस देश में जो है स्थित है, तो सूडान में स्थित है। तो अलगेज़िरा जो है रेगिस्तान है, किस देश में स्थित है, सूडान में है। निबियाना मरुस्थल कहाँ स्थित है, सूडान में है। न्यूबियाना ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आगे सवाल है कि सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको में है। कौन सा रेगिस्तान, तो सोनोरान मरुस्थल। तो सोनोरान मरुस्थल कहाँ है, तो मैक्सिको में है। आटाकामा मरुस्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो चिली में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है, तो आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में है, तो चिली क्षेत्र से है, जान लीजिए, चिली क्षेत्र में मिलेगा। सारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है ना, नॉर्थ अफ्रीका हो गया। सहारा मरुस्थल हमेशा याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका नहीं, नॉर्थ अफ्रीका टिक लगाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे सवाल है कि देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित, मतलब दक्षिण में भी पश्चिम में भी स्थित है ये कालाहारी मरुस्थल। अब कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो हम बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम जब अफ्रीका में स्थित है, तो कोई तो देश होगा, तो हाँ देश है बोत्सवाना देश में है। बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल है। अब देखिए रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो सऊदी अरब में स्थित है, ये भी जान लीजिए। आपसे पूछेगा कि पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है, तो अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में कौन सी मरुभूमि है, मरुस्थल है, तो पेटागोनिया जो है मरुस्थल है। अब देखिए ये सवाल पूछता है सेचुरा मरुभूमि, सेंचुरा ऐसे होता है, कहीं कहीं सेचुरा लिख दिया है। तो सेचुरा जो मरुभूमि है किस देश में स्थित है, तो पेरू में स्थित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेंचुरा लिखा जाता है, ठीक है ना। सेंचुरा मरुस्थल पूछ दे तो हम बताएंगे पेरू में टिक लगा के आ जाएगा। और पूछेगा कि किस देश में दस्त-ए-कावीर मरुस्थल स्थित है, तो ईरान में। तो ईरान में कौन सी ऐसी मरुस्थल है भाई जो कि फेमस है, तो दस्त-ए-कावीर मरुस्थल स्थित है, ठीक है। अब देखिए आपसे और सवाल पूछेगा, क्या सुन लीजिए, तो किस देश में मोजेब मरुस्थल फैला हुआ है, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में। तो दक्षिणी मतलब साउथ कैलिफोर्निया में कौन सी मरुस्थल फैला हुआ है, तो मोजेब मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। ये बताइए कला मकान मरुस्थल जो है बताइएगा किस देश में स्थित है, तो हम बताएंगे चीन में। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखते हैं टुंड्रा जो है नाम से जाना जाता है, टुंड्रा मरुस्थल कह दीजिए, नाम से जाना जाता है। मतलब विश्व के शीत मरुस्थल को और एक नाम से जानते हैं जिसे हम टुंड्रा कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो उससे हम पता है हम्मादा के नाम से जानते हैं। हम्मादा के नाम से मतलब एक चट्टानी जो मरुस्थल होते हैं वो सहारा जो रेगिस्तान में है उसमें उसको एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है हम्बादा, याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार कहा जाता है, जो कि पढ़े थे दक्षिण एशिया वाला ऊपर। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है कौन, तो यही तो है जो कि नाम है इसका तकला मकान मरुस्थल है, जो कि चीन में है, आप जानते हैं। और ये विश्व का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल है, आप जान लीजिए। भारत में पूछते आपसे अगर मरुस्थल कौन सा है, तो हम बताएंगे थार मरुस्थल हमारे भारत में है, ठीक है। आगे सवाल है
पड़ोसी में भी है, टेंशन नहीं लीजिएगा। मतलब हमारे ऐसे भारत में थार पूछेगा भारत का तो थार बताइएगा। अब देखिए पथरीले मरुस्थल को अल्जीरिया में किस नाम से जाना जाता है, तो रेक के नाम से जानते हैं। एक पथरीली मरुस्थल होते हैं, पथरीली भी मरुस्थल होता है, जहाँ अल्जीरिया में जो है इसे जो है पथरीली मरुस्थल को रेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, तो वह है गोबी। और ये पूछता है कि सहारा तो आप जानते हैं, ठीक है, सहारा जान गए, थार जान गए, लेकिन गोबी का भी नाम सुने जो कि मंगोलिया में है, तो ये कैसा है, तो शीत मरुस्थल है, जान लीजिएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है, गोबी है। आपसे पूछेगा कि कौन विश्व का सबसे सुशक्तम मरुस्थल है, मतलब सशक्तम मरुस्थल है, तो वो है आटाकामा। और आटाकामा कहाँ था, अभी जस्ट आप पढ़े हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइएगा। कौन विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, तो वो बताएंगे यूरोप। यूरोप जो है यहाँ यूरोप में मरुस्थल आपको नहीं मिलेगा, मरुस्थल विहीन है, मतलब है ही नहीं, विहीन मतलब है ही नहीं, याद जान लीजिए। ठीक है, किस दक्षिण अमेरिका मतलब देश में आटाकामा मरुस्थल है, तो चिली में है। लीजिए अभी जस्ट मैंने पूछा आटाकामा कहाँ है, जो सुशक्तम मरुस्थल है, तो वो है हमारा दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ, चिली में है, ये भी जान लीजिए। देखिए मरुद्वीप संबंधित है, तो रेगिस्तान से संबंधित है। प्रवाल क्या है, तो एक समुद्री जीव है, जानते हैं, जिसे कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, आप पढ़े थे। प्रवाल भित्ति क्या है, तो एक समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जो कि हम कोरल रीफ के नाम से भी जानते हैं और चर्चा भी कर चुके हैं पहले वीडियो में। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, तो उष्णकटिबंधीय सागर, मतलब उष्णकटिबंधीय जो महासागर है वो उपयुक्त होता है प्रवाल की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरी लवण जो है खारा मतलब होनी चाहिए, तो 27% से 32% होनी चाहिए। प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित होती है। ये सही है, 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश में स्थित होती है, और ये मुख्य रूप से पाई जाती है, वहाँ पे ही प्रवाल भित्ति। ठीक है, जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती क्या है, वो अवरोधक प्रवाल भित्ति, मतलब उसे साइड कर दिया, अवरोधक प्रवाल भित्ति होगा, आप साइड में बनाइएगा तो वही होगा ही। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाम से जो है घोड़े के नाम से समान होती है, तो एटॉल है। एटॉल एक जो है आपका प्रवाल भित्ति है जो कि घोड़े के नाम से जुड़ा हुआ लगता है, जान लीजिए। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाली लैगून को क्या कहा जाता है, तो बोल्ट चैनल कहते हैं। जो लैगून बनते हैं उसे बोल्ट चैनल कहते हैं, जो कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच की अगर बात करें उसके इन दोनों के बीच की विकसित होने वाली लैगून को क्या कहेंगे, तो बोट चैनल कहते हैं। प्रवाल भित्ति या प्रवाल भित्तियाँ की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो किए थे डार्विन ने। डार्विन ने क्या किया, कौन सा सिद्धांत दिया, भू अवतलन सिद्धांत दिए। ठीक है, क्यों दिए, प्रवाल भित्ति से संबंधित बात कहे थे इसलिए। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो डेली ने किया। अब हिमानी नियंत्रण की सिद्धांत की बात करेंगे तो डेली जी, भू अवतलन सिद्धांत की बात करेंगे तो डार्विन जी। बस खत्म, आगे चलिए, अब खत्म होने वाला है ना। देखिए अभी जस्ट ऊपर पढ़ के भी आया था, फिर से दे दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट में स्थित है। और यही पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ मतलब प्रवाल, ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट में, तो उसी जगह पर रीफ कर दिया है, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो रीफ बनाता है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। आपसे और पूछेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई है 1900 किमी और चौड़ाई है 150 किमी, याद रखिएगा। अब देखिए कोरल रीफ जो जिसे प्रवाल भित्ति बोलते हैं या जीवाश्म पट्टी जो है प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो महाद्वीप व द्वीपों के पूर्वी पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। तो पूरब से पश्चिम के तटों पर आपको मिलेगा, जो कि महाद्वीप में हो या द्वीप में हो, दोनों में मिलता है, जिसे कोरल रीफ बोलते हैं, जिसे हिंदी में प्रवाल भित्ति बोलते हैं। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होती है, तो फ़ारेनहाइट आपको बता देना, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 70 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बेस्ट होता है, याद रखिएगा। प्रवाल जीवों के लिए टेम्परेचर याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा था।
देखिए प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ज्वार भाटा की बात करता है। तो जैसे ही प्रगामी तरंग सिद्धांत हो वैसे ही ज्वार भाटा टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए और पूछा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंगदैर्घ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम बेबल ने किए थे। जैसे आपको डार्विन और डेल पढ़े ऊपर, उसी तरह विलियम बेबल भी हैं जो कि प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, पूछता है। और प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है ज्वार भाटा से संबंधित है, बस इतना जान लीजिए। महासागरों में ज्वार भाटा उठने का कारण क्या है? तो चंद्रमा एवं सूर्य के प्रभाव के कारण ये जो है क्या होता है, महासागर में क्या उठता है? ज्वार भाटा उठता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी अवस्था में आने वाली ज्वार को कहा जाता है बृहद ज्वार, बस जान लीजिए। आपसे पूछेगा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, आप जानते हैं। और दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो है समय अंतराल होता है 24 घंटा 52 मिनट, ठीक है, 52 मिनट मतलब 52 मिनट। तो 24 आवर 52 मिनट जो होते हैं दैनिक ज्वार भाटा का मध्य आने वाला समय अंतराल होता है। एक होता है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा जो कि प्रायः कितने समय बाद आता है? तो 12 घंटा 26 मिनट पे आता है, बस जान लीजिए। देखिए दैनिक ज्वार भाटा आ जाए और उसका मध्य अंतराल पूछ दे तो 24 घंटा 52 मिनट लगा दीजिएगा। अगर पूछ दे आपसे अर्धदैनिक ज्वार भाटा तो हम बता देंगे 12 घंटा 26 मिनट। क्लियर हो गए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारा विश्व की प्रमुख जल संधि, जो कि जल्दी करेंगे और ख़त्म करेंगे। लगातार सब वीडियो करवा के प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जब मन चाहे देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।